नमस्कार। जीचिल्स के इस ग्लोबल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। रूस को हथियार भेजना शुरू कर चुका है भारत। अमेरिका ने भारत को दी बहुत बड़ी धमकी। हथियार खत्म होने के बाद रूस ने युद्ध में उतार दिए मोटरसाइकिल। मोदी के रूस दौरे से पहले रूस को ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश हथियार भेजने की डील पर चर्चा हुई तेज। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने पर भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित करने की धमकी दी है। अमेरिका साफ साफ देख रहा है कि भारत की कई कंपनियां रूस को हथियार सप्लाई करने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसके साथ ही कुछ समय पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत रूस को $4 बिलियन का हथियार और इक्विपमेंट देने जा रहा है। लेकिन अब भारत को धमकी देते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इस विचार के खिलाफ खड़ा है कि एक देश को क्रूर बल द्वारा दूसरे की जमीन लेने में सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत उस सिद्धांत को पहचानना जारी रखेगा। गारसेटी का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान ने इस महीने बेंगलुरु की SI2 माइक्रोसिस्टम्स पर प्रतिबंध लगाया है, जो रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के दंड से बचाने में मदद कर रही थी। इस कंपनी पर फरवरी में यूरोपीय संघ और नवंबर में अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाए थे। ये दर्शाता है कि भारत की कई कंपनियां चुपके चुपके रूस की मदद कर रही हैं और उसे हथियार भी सप्लाई कर रही हैं। लेकिन अब अमेरिका ने धमकी देना शुरू कर दिया। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि अगर मोदी जी रूस जाएंगे तो रूस को कुछ हथियार जैसे कि ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका देने की डील हो सकती है। ये हथियार आर्मेनिया और ईरान के रास्ते रूस तक पहुंचाए जा सकते हैं। इस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि रूस के हथियार काफी हद तक खत्म हो चुके हैं और भारत अपने पुराने एहसान को चुकाना चाहता है। हथियारों की कमी के चलते रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले बमबारी करके यूक्रेनी सैनिकों को पीछे हटाया जाता है, फिर रूसी सैनिक मोटरसाइकिलों से तेजी से हमला करते हैं। यूक्रेनी लेफ्टिनेंट मिसाइलो होबित्सी ने बताया कि इस नई तकनीक से रूसी सैनिक बाइक को तेजी और जिग-जैग चलाते हैं, जिससे उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यूक्रेनी अधिकारियों ने इन हमलों को सबसे खतरनाक बताया। रूस की इस मजबूरी को देखते हुए भारत मदद के कदम उठा सकता है, क्योंकि भारत ने हाल ही में इजराइल को भारी मात्रा में चुपके चुपके हथियार भेज दिए हैं। इतिहास गवाह है कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना भारत की मदद इजराइल ने किया है, उतना ही रूस ने भी किया है। ऐसे में भारत रूस और इजराइल के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। इस वक्त हमारे दोनों मित्र जंग में हैं, तो अगर भारत ने इजराइल को हथियार दिया है तो फिर रूस को भी हथियार देना पड़ेगा। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि ब्रह्मोस मिसाइल किसका है। बेशक इस मिसाइल को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी तो रूस की है। यह मिसाइल भी इनडायरेक्ट तरीके से रूस का ही है, तो फिर हम रूस का ब्रह्मोस हथियार वापस रूस को क्यों नहीं दे सकते। रूस कई बार भारत के लिए खुलेआम दुनिया से टकरा चुका है। यूनाइटेड नेशन में 6 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को सुरक्षित बचाया है। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या भारत को रूस की मदद करने से पहले अमेरिकी धमकियों को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं। इस बात को याद रखिएगा, 1971 में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को धमकी दी थी। इसके बावजूद वो अपना परमाणु सबमरीन लेकर भारत की रक्षा के लिए समुद्र में कूद गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हम जानते हैं कि अमेरिका भारत को हथियार दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अमेरिकी हथियार भारत को आसानी से नहीं मिल पाते, साथ ही वो बेहद कॉस्टली होते हैं। ये बात भी सच है कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे में हम अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ रूसी हथियार तो सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें कई बार चीनी कंपोनेंट भी लगे होते हैं, जिसके कारण भारत के लिए सुरक्षा की टेंशन बढ़ जाती है। इस बार मोदी जी एक अलग रास्ता अपना रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश शामिल थे। फिर वो इटली के G7 समिट के लिए गए, जहां उन्होंने अमेरिका के जो बाइडेन समेत पश्चिमी नेताओं से मुलाकात की।
इसके बाद उन्होंने तिब्बत को चीन से स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी की। इसके अलावा मोदी जी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में शामिल नहीं होंगे, जो कि चीन केंद्रित इस समूह के प्रति एक संदेश है। इसके बजाय वो सीधा रूस जाएंगे। यानी कि मोदी एक तरफ चीन से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों और रूस के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ये पश्चिम को एक संकेत है कि भारत पश्चिम के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना जारी रखेगा। लेकिन भारतीय विदेश नीति की एक खास बात यह भी है कि यह हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देती है, जिसका मतलब है कि रूस के साथ संबंधों को भी मजबूत बनाए रखना। रूस के साथ संबंध मजबूत करने में भारत पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आता। हाल के वर्षों में भारत ने रूस के साथ संबंध खत्म करने और उस पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल जब पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वैश्विक तेल संकट हुआ तो भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन गया। इसके अलावा भारत रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे सैन्य संबंधों को भी महत्व देता है, जो उनकी दोस्ती का मुख्य आधार है। पीएम मोदी के इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को फिर से स्थापित करना है। भारत अपने रूस के साथ मित्रता को चीन के साथ तनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानता है। चीन के साथ करीबी संबंध होने के बावजूद रूस चीन के खिलाफ संतुलन बनाने के लिए भारत पर निर्भर है। इसके बारे में डिटेल से हमने पहले भी कई वीडियो में चर्चा की है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा व्यापार का है। 2023 में भारत रूस व्यापार $65 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें ज्यादातर रूस के तेल निर्यात से है। वहीं रूस को भारत का निर्यात केवल लगभग $4 बिलियन है और भारत इस व्यापार असंतुलन से खुश नहीं है। नई दिल्ली चाहती है कि रूस भारतीय वस्तुओं के आयात में वृद्धि करे। भारत आजकल जमकर हथियार बना रहा है और रूस को हथियारों की कमी हो रही है, तो फिर कई लोग मानते हैं कि क्यों ना भारत रूस को हथियार सप्लाई करे ताकि ट्रेड डेफिशिएट बैलेंस किया जा सके। इसके अलावा तेल के भुगतानों का बड़ा हिस्सा रुपया में किया जा रहा है, इसलिए दोनों देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि रूस भारतीय मुद्रा का उपयोग कैसे कर सकता है, चाहे वो भारतीय आयात बढ़ाकर हो या भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करके। तीसरा मुद्दा यूक्रेन का है। यह निश्चित है कि यूक्रेन में शांति की अपील मोदी जी द्वारा की जाएगी, जिन्होंने हमेशा कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है और मतभेदों को कूटनीति और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। मोदी जी ने G7 समिट के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ये दर्शाता है कि पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच अपने रिश्ते को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा रूस इस साल के अंत में ब्रिक्स समिट की मेजबानी कर रहा है और यह महत्वपूर्ण है कि पुतिन इसमें शामिल हों। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट और पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को छोड़ने के बाद यह जरूरी है कि पुतिन वैश्विक मंच पर वापसी करें। यह भारत के लिए भी जरूरी है कि पुतिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मोदी जी की यात्रा पुतिन की वैश्विक प्रतिष्ठा को अधिक वैधता देती है और यह निश्चित करता है कि रूस इस समिट का उपयोग दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और शायद पश्चिम पर कुछ कटाक्ष करने के लिए करेगा। भारत के उद्देश्य स्पष्ट हैं। रूस के चीन के करीब जाने के साथ भारत को संतुलन बनाना होगा, चाहे पश्चिम के साथ उसके संबंध कितने ही मजबूत क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।